हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम जैसे कि आप देख रहे हैं एसएससी सीजीएल टायर 1 एग्ज़ाम डेट है 4/6/2019 और फर्स्ट शिफ्ट वाला ये एग्ज़ाम है। तो आज हम इस एग्ज़ाम के जो मैथ के क्वेश्चंस थे 25 क्वेश्चंस, उन सभी क्वेश्चंस को आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। इसमें क्वेश्चन नंबर में जैसे कि आप देख रहे हैं हमें टेबल दी हुई है और हम क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 51 क्या है। वर्ष 2013 और 16 में ए प्रकार की कारों के कुल उत्पादन की तुलना में, तो उसने कहा है ए प्रकार की कारों का कुल। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 51, तो ए प्रकार की कारों का कुल हम निकालते हैं, मतलब टोटल करेंगे। तो हमने देख लिया है यहाँ पर ए प्रकार की कारें 2013 में कितनी हैं। ए प्रकार की कारें हैं हमारी 35 और 2016 में हमारी ए प्रकार की कारें कितनी हैं, जो हमें चार्ट से दिख रहा है। 2016 में ए प्रकार की कारें हैं हमारी 56। हम इनको ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 91। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन में क्या है, उसने आगे क्वेश्चन में कहा है कि वर्ष 2012, 14 और 15 में बी प्रकार की कारें। तो 2012 में बी प्रकार की कारें कितनी हैं, 42। उसके बाद 2014 में बी प्रकार की कारें कितनी हैं, 40। उसके बाद 2015 में बी प्रकार की कारें कितनी हैं, 38। अब हम इन सभी को ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 120। अब उसके बाद उसने कहा है बी प्रकार की कारों का कुल उत्पादन लगभग कितने प्रतिशत अधिक रहा ए से। तो हम जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि ये हमारा 120 है और ये 91 है, तो अधिक कितना है, तो अधिक हमारा जो है ये हमारा अधिक है 29 और अधिक किससे है, 91 से। तो यही हमारा जो है क्वेश्चन है। उसने कहा है कि 91 से बी कितना अधिक है, तो वो हमारा है 29। और उसने क्वेश्चन में हमसे कहा है कि परसेंटेज में बताओ कि कितना प्रतिशत अधिक है। तो हम देखते हैं, तो इसका आंसर जब हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 31.9%। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 में कहा है वर्षों की संख्या जिनमें बी प्रकार की कारों का उत्पादन सभी वर्षों में हुए डी प्रकार की कारों के औसत उत्पादन से कम है। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर डी का औसत निकालना पड़ेगा। डी में देखते हैं हम कितना है, 51 प्लस 24 प्लस 30 प्लस 46 प्लस 54। अब हम इनका एवरेज निकालें, 1 2 3 4 5। इन सभी को जब हम ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद ये आ जाएगा 205। इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आया 41। तो अब हमें ये देखना है चार्ट के अकॉर्डिंग हमें अब क्या देखना है कि वर्षों की संख्या जिनमें बी प्रकार की कारों का उत्पादन डी प्रकार की कारों के जो औसत है, डी प्रकार की जो कारें हैं उनका औसत हमारा निकला है 41। और अब हम इसमें देखते हैं बी प्रकार की कारों में, यहाँ पर कितना है, 42 41 से अधिक है तो इसलिए ये नहीं लिया जाएगा। 48 ये 41 से अधिक है, ये नहीं लिया जाएगा। 40 क्योंकि हमारा जो है 41 से कम है तो ये लिया जाएगा। और ये है 38 हमारा जो है 41 से कम है तो ये भी लिया जाएगा। और 56 हमारा 41 से अधिक है तो ये नहीं लिया जाएगा। तो उसका क्वेश्चन का जो क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा है वो कहा है कि उत्पादन से कम है और कितनों में कम है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2। यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो डी का मतलब है 2। दो हमारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें जो डी का औसत है उससे कम उत्पादन हुआ है बी में। ठीक है,
अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। इस क्वेश्चन में कहा है यदि ई प्रकार की कारों के उत्पादन से संबंधित आंकड़ों को पाई चार्ट के द्वारा दर्शाया जाए तो 2013 में कारों के उत्पादन को दर्शाने वाले आंकड़े का त्रिज्य खंड मतलब सेक्टर का केंद्रीय कोण होगा। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ई जैसे कि हमें चार्ट में दिखाई दे रहा है, ई हमारा कितना है 2012 में है 20, 2013 में है 42, 14 में है 40, 15 में है 35 और 16 में है 43। तो अब हम क्या करते हैं, इन सभी को ऐड कर लेंगे। ऐड करते हैं 20, 42, 40, 35 और 43। जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा जो है टोटल कितना आया 180। अब अगर हम इसको पाई चार्ट में दिखाना चाह रहे हैं तो हम पाई चार्ट में कैसे दिखाएंगे, इसका मतलब ये है कि जैसे कि ये हमारा सर्कल है, इसका कोई सेंटर है, ठीक है, सेंटर है, तो इसमें हम अलग अलग तरह से कि जैसे कि ये हमारा सर्कल है तो ई में हमने दिखा दिया कि 12 में कितना हो जाएगा 20, इसको हम 2012 से डिनोट कर सकते हैं। उसके बाद हो जाएगा हमारा 42, ये हमारा कितने से 2013। उसके बाद हमारे ये कितना हो जाएगा 40 और ये कितने में हो जाएगा 2014, 35 2015 और 43 2016। ये रफ फिगर है, हमें जो है फिगर पे कोई ज़्यादा फोकस नहीं करना है, रफ फिगर है। तो अब हमारा जो है उसने क्या कहा है कि 2013 में कितना है 42, जो ये 42 है जैसे कि आप देख रहे हैं, इसने एंगल जो है सेंटर पर कुछ बना रखा होगा ज़रूर। तो हमें यही पता करना है कि इसने जो है एंगल, अगर हम इसको जो है पाई चार्ट में दिखाएंगे तो ये 42 एंगल में कितना बन जाएगा। तो ये हमारा हुआ 360 डिग्री, एक बराबर है 2 डिग्री के, और इसने जो है 2013 में कितना एरिया कवर कर रखा है 42। तो हम अगर इसको पाई चार्ट में दिखाना चाहेंगे तो एक बराबर है 2 के, तो 42 बराबर कितने हो जाएगा 84 डिग्री की। तो आंसर हमारा जो है 84 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 53 का 84। क्वेश्चन नंबर अब हम बात करते हैं 54 की, ठीक है। इसने 54 क्वेश्चन में कहा है वर्ष 2014 में ए और 13 में सी। देखिए जैसे कि इसने कहा है 2013 में, क्वेश्चन वर्ष 2014 में ए, ठीक है, 14 में ए कितना है 48। वर्ष 2014 में ए और 2013 में सी, 2013 में सी कितना है 36, देख लीजिए चार्ट में ये रहा, ठीक है। उसके बाद उसने कहा है कि कारों का कुल उत्पादन तथा वर्ष 2016 में बी, 16 में बी कितना है 56 और 2015 में ई, 2015 में ई कितना है 35 प्रकार की कारों के कुल उत्पादन का अनुपात कितना होगा। अब हम इनको जो है ऐड करेंगे तो हमारा ये कितना आ जाएगा 84 और इसको ऐड करने के बाद 91। अब हम इनको जब आपस में क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 12/13, ये हमारा आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर हो जाएगा 12/13, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की।
ठीक है। 55 क्वेश्चन में कहा है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर क्रमिक 2 छूट प्रत्येक x% देने के बाद कुल छूट 259.20 रुपये है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 720 रुपये है तो x का मान होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को करते हैं। हम जानते हैं कि समतुल्य बट्टा निकालते हैं, तो वो कैसे निकालते हैं समतुल्य बट्टा, या फिर जो छूट निकालते हैं, फाइनल छूट कह सकते हैं इसको, वो निकालते हैं x प्लस x माइनस x इंटू x अपॉन 100। ये फॉर्मूला जो है सभी आप जानते होंगे, जिसने भी कोई डिस्काउंट करा होगा तो वो जानता होगा ज़रूर इस वाले फॉर्मूले को। तो x 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100, तो ये हमारा इतना % हमारा जो है फाइनल डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जैसे उसने क्वेश्चन में कहा है हम उसको देख लेते हैं। उसने हमें क्वेश्चन में कहा है कि 720 रुपये हमारा MRP है, 720 रुपये हमारा MRP है। तो MRP पर हम क्या करेंगे, हम MRP पर छूट देंगे। तो हम क्या करते हैं 720 इंटू, अब हमारा जो हमारा डिस्काउंट % निकला है वो है ये हमारा 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100। तो हम 720 का इतना % निकाल देंगे तो हमारा डिस्काउंट आ जाएगा। तो 720 का 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100, तो 720 का इतने % निकालने के बाद हमारा डिस्काउंट आ जाएगा कि जो हमने डिस्काउंट दिया है। और जैसे कि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमको जो है कुल छूट 259.20 आ जाएगी। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हम थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। इससे 2 0 और इस % को अगर हमने हटाया यहाँ से तो अपॉन में 100, 100 से 100 कैंसिल हुआ, इस 0 से ये 0 कैंसिल हुआ, तो 72 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100 2592। ठीक है, अब हमारा जो है हम इसको क्या करेंगे, अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर देते हैं और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 5 और 2 7, 7 और 2 9 और 9 से कट जाएगा ये, 9 8 72, 9 1 9 9 18, 9 3 27, 9 2 18, 18 19 20 21 22 23 24 25 7, 9 8 72, 9 8 72, 72 73 74 75 76 77 78 79 और 9 8 72। इतनी बार कटा है, अभी देखते हैं कटे गए। 8 8 3 24 कट जाएगा ये, 8 3 24 और 8 8 6 48। तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100 बराबर आया हमारा 36। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर, अब इसको थोड़ा जो है और सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा जो है सॉल्व करने के बाद हमारा ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 200x प्लस 36 बराबर 0। जब हम इसको सॉल्व करेंगे अब, तो सॉल्व करने के बाद हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो उसने हमारे से यही पूछा है कि x की वैल्यू कितनी है। अब हम इसको x की वैल्यू को सॉल्व जब करेंगे तो सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी, तो हमारे x की वैल्यू आ गई है 20 और 180।
तो हमें जैसे कि दिख रहा है हमारे ऑप्शन में 180 तो है नहीं, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 20। ठीक है, और हमने क्या करा है, ये क्वेश्चन नंबर 56 था, हमने जो है इसको 55 समझ के कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, अब हम क्वेश्चन नंबर 55 कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें कहा है यदि 120 को x% कम किया जाए तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 उसने कहा है यदि 120 को कम कर दिया जाए। ठीक है, कम कितना किया जाए, यदि 120 को x% कम कर दिया जाए तो 100 माइनस x अपॉन 100। ठीक है, यदि 120 को x% कम कर दिया जाए तो वही परिणाम होगा जो 40 को x% बढ़ाने पर प्राप्त होता है। तो हम क्या करते हैं, 40 को कितना 100 प्लस x% हमने इसको बढ़ा दिया। ठीक है, बढ़ाने पर प्राप्त होता है। तो उसके बाद उसने हमसे कुछ और भी क्वेश्चन करा है, तो इसको हटा दिया। 4 तिया 300 माइनस 3x बराबर 100 प्लस x। ठीक है, इसको हमारा 4x बराबर कितना हुआ 200, x बराबर कितना है हमारा 50। ठीक है, तो हमारी x की वैल्यू हो गई है 50। अब उसके बाद उसने हमारे से क्या कहा है, तब 210 का x% 180 के x प्लस 20% से कितने प्रतिशत कम है। तो हम क्या करेंगे, 210 का x% x, 210 का x% मतलब 50%, 210 का 50%, 50% का मतलब होगा 1/2, 105। ठीक है, उसके बाद में उसने कहा है 180 के x प्लस 20%, तो 180 का x की वैल्यू कितनी है हमारी 50, और 50 में 20 जोड़ देंगे तो 70 अपॉन 100, 18 सत्ते 126। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब उसने कहा है कि 180 के x प्लस 20% से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है 126, और ये इसकी वैल्यू कितनी है 105। तो कितना कम है, 126 से 105 कितना कम है, ये हमारा कम है 21। तो इसको हमें परसेंटेज में बताना है। तो परसेंटेज में हमारा जो आंसर होगा, इसको जब काट पीट कर लेंगे तो 16 से ही 2/3%। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ठीक है, अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 57 क्वेश्चन देखते हैं। यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर है 19, x² प्लस y² प्लस z² बराबर है 133 और xz इक्वल्स टू जो है y², तो z और x के बीच अंतर है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपने देख लिया है, अब हम इसको करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 57 हम क्या करेंगे, हम इसका होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy yz और zx इक्वल्स टू 19 का स्क्वायर कितना होगा 361। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि x² प्लस y² प्लस z² की वैल्यू हमें गिवन है, तो हम यहाँ पे रखेंगे 133। ठीक है, प्लस 2 ये सारा का सारा 361। अब हम क्या करेंगे, इसको इसमें से घटा देंगे। घटाने के बाद हमारा 133 में से 300 ये घटाएंगे तो 2xy yz और zx बराबर कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 228। xy yz और zx 128 को जो हम अब 2 से डिवाइड करेंगे तो 114। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में ये भी एक चीज़ गिवन है कि xz इक्वल्स टू y²।
एक्स जेड इक्वल्स टू वाई स्क्वायर मतलब ये, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, वाई स्क्वायर रख सकते हैं। तो जब हम यहाँ पर वाई स्क्वायर रखेंगे एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स के जगह हम क्या रख सकते हैं, वाई स्क्वायर 114। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, उसके बाद हम वहाँ से क्या करेंगे, हम वहाँ से y कॉमन ले लेंगे। ठीक है, y कॉमन ले लिया, y कॉमन लेने के बाद एक्स वाई वाई जेड इक्वल्स टू हमारा कितना आ जाएगा, 114। जैसे कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है, 19। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, y इंटू 19 इक्वल्स टू, इससे इसको हमने डिवाइड किया तो हमारी जो है 19 का 114, सॉरी y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, 6। तो जैसे कि हमें पता है यहाँ पर इसमें दिया हुआ है कि एक्स जेड इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, यहाँ पर जो है हल्का सा लॉजिक है वाई स्क्वायर। यहाँ पर हमें लॉजिक क्या लगाना है कि y की वैल्यू हमारी 6 है, तो 6 का स्क्वायर कितना हुआ, 36। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि दो ऐसी वैल्यू अपनी तरफ से ही एज्यूम कर लेनी है कि उनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारी कितनी आ जाए, 36 आ जाए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 4 लिया और इसको 9 लिया। ठीक है, x को 4 और z को 9, तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने जो है यहाँ पर क्या करा, डायरेक्ट ही इनों की वैल्यू एज्यूम कर लिया। ठीक है, उसके बाद उसने कहा है तो z और x के बीच अंतर है, z की वैल्यू हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर कितनी है, 9 और x की वैल्यू कितनी है, 4। तो इनका अंतर कितना होगा, इनका अंतर हो जाएगा 5। तो हमारा 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है ज्योमेट्री का। इसमें हमारा क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज ABC में AB और AC भुजाओं पर क्रमशः बिंदु, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक ट्रायंगल ABC बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। ठीक है, हमने क्या करा, एक ट्रायंगल बना लिया। A, B और C। ठीक है, ABC हमारा कोई एक ट्रायंगल है। उसके बाद उसमें उसने कहा है क्वेश्चन में कि ABC है और AB और AC भुजाओं पर क्रमशः AB का मतलब है ये वाली भुजा। ठीक है, इस बिंदु पर जो है AB भुजा पर कोई बिंदु F है, F, और AC पर कौन सा है, जैसे कि क्वेश्चन में दिख रहा है हमें, AC पर हमारा कौन सा पॉइंट है, E। उसने कहा इस प्रकार है कि FE और BC पैरेलल हैं। तो FE और BC हमारे जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पैरेलल हैं। ठीक है, तथा FE त्रिभुज को समान क्षेत्रफल वाले दो भागों में बांटता है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा कोई भी ट्रायंगल है तो AFE और दूसरे वाला जो है ये हमारा जो बचा हुआ ये नीचे वाला FBCE, इन दोनों का एरिया बराबर है। तो हम मान सकते हैं कि माना दोनों का जो एरिया है 1 और 1 है। ठीक है, उसके बाद अब हम क्वेश्चन को आगे देखते हैं। त्रिभुजों को समान क्षेत्रफल वाले दो भागों में विभाजित करती है यदि AD BC पर लंब है। AD जो है वो BC पर लंब है। तो अब हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर डालते हैं AD जो है BC पर लंब है। ठीक है, जब ये BC पर लंब है तो FE पर भी ये लंब होगी, ये आपको ज्योमेट्री में पता होगा। ठीक है, बिंदु G
पर एफ ई को काटती है। ये हमारी जो ए डी लाइन है, ये हमारी जो है इस एफ ई लाइन को जी पॉइंट पर काटती है। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन है, तो जी डी रेसो ए जी क्या होगा, जी डी रेसो ए जी क्या होगा। ठीक है, तो अब हम इसमें जो है थोड़ा ज्योमेट्री के रूल्स लगाएंगे। ज्योमेट्री के रूल क्या है कि जब भी हम कोई एक हमारा ट्रायंगल ए बी सी है, जैसे कि देख रहे हैं आप, ठीक है, अगर हमारा कोई ट्रायंगल ए बी सी है, उसके बीच हमने कोई लाइन खींच दी जो कि हमारे जो है बी सी, जो ये इसका बेस कह सकते हैं, हम इसको आधार बोल सकते हैं, इस बी सी के पैरेलल है, तो हम बोल सकते हैं कि तो ट्रायंगल हमारा कौन सा, ट्रायंगल ए बी सी समरूप होगा ट्रायंगल ए एफ सी के। ठीक है, तो जब हमारे दो ट्रायंगल समरूप होंगे तो इनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा, ए बी सी वन एरिया ऊपर वाले का है, वन एरिया नीचे वाले का है, तो टोटल हमारे ट्रायंगल ए बी सी का एरिया हो जाएगा 2। और अगर हम बात करते हैं ए एफ ई, जो हमारा ए एफ ई ट्रायंगल है, इसका एरिया कितना हो जाएगा 1। तो जब भी हम ये एक रूल है कि यदि किसी यदि कोई दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो अब हमारी इनकी संगत भुजाएं, जैसे कि हमने जो है ये एरिया, अगर हमने त्रिभुज ए बी सी का रखा है तो यहाँ पर भी हम त्रिभुज ए बी सी की ही भुजा रखेंगे, मतलब हमें यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, ए डी। ठीक है, ए डी स्क्वायर। और अब हम जो है ये एरिया किसका है 1, ये ए एफ ई का, तो हमें इसका जो है परपेंडिकुलर, मतलब जो इसकी संगत भुजा है वो हमारी होगी ए जी, तो ए जी।